So when you talk types of hybridization, how many types of hybridization are there? तो हमने लास्ट में जाते हुए किया था पिछली बार sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और फिर dsp2, d2sp3, ठीक। उसी तरह से एक बताई थी d3s। तो ये कई तरह की हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारे पास होती है, तो हम इसको बाय एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। एक एक चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे बेटा देखो, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। देखो बच्चे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और एक पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता हो। जब हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और एक पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता हो तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। समझ में आई? When one s and one p orbital participates in hybridization, ठीक। जब आपका एक एस और एक पी पार्टिसिपेट करता हो हाइब्रिडाइजेशन में, देन इट इज कॉल्ड एज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। गॉट इट? अब ये जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है बेटे, इसमें कौन सा एस तो एक ही होता है, पी कौन सा होता है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, कौन सा होता है? देखो बेटे, वैसे तो इसमें कोई भी पी लिया जा सकता है, एनी ऑफ थ्री पी, पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है। बट जनरली क्योंकि हम जेड एक्सिस को एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री मान के चलते हैं, तो कई लोग ये बता देते हैं कि यहां पर एक तो एस और दूसरा पी जेड पार्टिसिपेट कर रहा है, एस और पी जेड पार्टिसिपेट कर रहा है इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ BeCl2, प्लीज सी दिस। अब BeCl2 में हमारे पास ये एग्जाम्पल ले लिया गया है, हमारे पास इसमें आया बेरिलियम। जो बेरिलियम है हमारे पास, बेरिलियम में बेटे अगर इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखें, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की वो क्या होगी बेटे? 1s2 2s2, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2s में और p खाली, तो वैलेंस शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ऑब्वियसली बॉन्ड बनाते समय जो बेरिलियम है वो एक्साइट होगा। जब क्लोरीन इसके पास आएंगे तो पास आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन जब रिपेल करेंगे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी बढ़ेगी, उससे ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम दिस टू दिस शेल। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप कर जाएगा बेटा, ठीक। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे जंप कर जाएगा, व्हाट यू विल हैव, आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा और इसी तरह से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहां आ जाएगा। तो बेरिलियम की जो एक्साइटेड स्टेट है, ऐसे स्टार करके लिख दिया, वो ऐसी होगी, ठीक है जी। अब यहां पर क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, ठीक है जी। यहां एक क्लोरीन ओवरलैप करेगा और यहां दूसरा क्लोरीन ओवरलैप करेगा। जो क्लोरीन का पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया था कि हाइब्रिडाइजेशन का नीड क्या है, बेटा ध्यान से समझ लो। यहां पर एक एस से ये एस होना था, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो ये एस और पी का बॉन्ड होना था, जबकि ये पी और पी का बॉन्ड होना था, तो स्ट्रेंथ अलग अलग होनी थी ना, क्योंकि पी टू पी इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन एस टू पी। तो एक की बॉन्ड लेंथ कम और एक दूसरे की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, एक की स्ट्रेंथ कम दूसरे की स्ट्रेंथ ज्यादा, ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा पाया नहीं गया। दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों का बॉन्ड जो लेंथ है वो सेम है,
दिस सजेस्ट कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ना ये S रहा है ना P रहा है, और उसी को हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन। उसी को क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन। और इस वजह से अब ये sp ना रह करके, s और p ना रह के दोनों के दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। अब ये भी sp है और ये भी sp है, तो ओवरलैप sp और p में है। क्लियर? जैसे कि ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल था, ठीक है जी, और ये हमारे पास एक p ऑर्बिटल था। मैं pz ले रहा हूं, मैंने कहा ये जरूरी नहीं होता कि pz लो आप, ठीक। ये दोनों इंटरमिक्स हुए, इंटरमिक्स कुछ इस तरह से हो गए होंगे, ये इंटरमिक्स हुए, और इंटरमिक्स हो करके इन्होंने जो अब दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए होंगे, ठीक, वो कैसे बनाए होंगे? बेरिलियम के आसपास। देखो बेटा, लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करते हैं। तो जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस दो ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज हुए, तो 360 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 180। और इसलिए यहां पर ये दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक ये बड़ी लोब और ये उसकी छोटी लोब। मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की लोब एक बड़ी होती है, दूसरी छोटी होती है, और सिमिलरली ये उसकी बड़ी लोब और ये उसकी छोटी लोब, ठीक। ये बेरिलियम हो गया, ठीक। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बिल्कुल लीनियरली एक दूसरे पे 180 डिग्री बना करके खड़े हैं, ठीक है जी। बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 180। अब एक संग एक क्लोरीन ओवरलैप करना है, ये क्लोरीन मैंने ओवरलैप करवा दिया बेटा, और ये इलेक्ट्रॉनिक बेरिलियम का एक क्लोरीन का। सिमिलरली यहां पे भी क्लोरीन को ओवरलैप करवा दोगे, तो इससे जो शेप बन करके सामने आती है वो शेप हो जाती है लीनियर। इसलिए कई बार इस हाइब्रिडाइजेशन को अपन लीनियर हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी देते हैं। दिस कॉल्ड एज लीनियर hybridization. So that is how this is linear hybridization because shape is linear. तो बेरिलियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल होगा वो इस तरह से होगा, उसकी शेप कैसी हो जाएगी? ऐसे 180 डिग्री एंगल पर BeCl2 लीनियर हो जाएगा। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? पहली हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई अच्छे से? जल्दी एस नो लिखा करो। अब देखो बेटे, बेसिक बात क्या है, इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू दिस, लाइक यू कैन हैव कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक यू कैन हैव BeF2, ठीक, लाइक यू कैन हैव C2H2। इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये पहले तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं आगे चलता हूं बेटे, ठीक। नहीं किया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। तो ये पहली तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो गई जिसको हमने sp हाइब्रिडाइजेशन बोला। इसमें एक s और एक p, एक s और एक p ये आपस में ओवरलैप करते हैं, और ये आपस में ओवरलैप करके एक लीनियर हाइब्रिडाइजेशन दे देते हैं, ठीक है बच्चे? क्लियर हो गया बेटा? अगर क्लियर नहीं है मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि मैं जो भी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक। जितना कुछ लगा सकता था मैंने लगा दिया। अब क्लियर नहीं है, मेरा तो यहाँ नेटवर्क प्रॉपर बता रहा है, अगर आपको नहीं बता रहा है प्रॉपर, प्लीज आप, मैंने आपको पिछली बार बोला था बाहर जाके अंदर आए, ठीक। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में जरूर बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दे, ठीक। यहाँ पे हमने बोला कि एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया,
जैसे ये S था, ये P था, ओवरलैप करके इस तरह का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने और उस पर क्लोरीन ओवरलैप हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, तब जब एक S और एक P का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। ठीक, अब चलते हैं आगे, अगला देखें, ये मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा आता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें एक s और दो p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। 1s and 2p orbitals participate in sp2 hybridization। अब ये p कौन से हो सकते हैं, हमें ये समझना है कि ये p कौन से हो सकते हैं। वैसे तो मैंने कहा कि इसमें हमारे पास एक s का ऑर्बिटल, s का तो कोई भी होगा, s का तो एक ही होता है, प्लस p में px py pz में से कौन से बेटा, वैसे तो any two of p orbitals, any two of p orbital may be pxy, pyz या कोई भी, लेकिन कई लोग इसको ऐसे लिखवा देते हैं कि इट कैन बी px प्लस py। ठीक, एक s का ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब इसमें एग्जांपल देखो, जो बच्चे ना परेशान हो जाते हैं, सर भी क्लियर नहीं हुआ, अरे तुम पढ़ते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, नहीं आए तो कम से कम माइक ऑन करके बोल दे सर समझ नहीं आया। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल देखना, इधर ध्यान देना। मान लो आई हैव एग्जांपल ऑफ BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड। इसके लिए अपने पास सबसे पहले अपन लेंगे बोरोन इन द ग्राउंड स्टेट। ध्यान से देखना भाई सभी, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बोरोन की? 1s2 2s2 2p1, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है बोरोन की। अब यहां पर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए s में, और p में कितने हैं भाई? p में ये एक इलेक्ट्रॉन है। At the time of bond formation, this boron gets excited, and excited state में ये इलेक्ट्रॉन जो होता है jumps into this particular shell। ठीक है जी, तो जब हम बोरोन एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, ठीक, तो बोरोन एक्साइटेड स्टेट में बेटे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां होता है, ठीक, और दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जाते हैं एक यहां पर, एक यहां पर। ठीक है जी, ये एक्साइटेड स्टेट है बोरोन की, बोरोन इज एक्साइटेड। क्लियर? ये एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब देखो भैया, ये तीन ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ये तीन ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज कर गए, एक s का दो p के, इसलिए अब ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। अब ये s नहीं रहा और ना ये p रहे, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। जैसे कि हमारे पास ये मतलब ये है कि अगर ये s था और ये मान लो p था, दूसरा p ये था, ठीक है, और ये आपस में किए ओवरलैप, ये ओवरलैप हो गए, ये एक्सिस बनाई मैंने। ठीक है,
और इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास जो रिजल्टिंग बना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं या हाइब्रिडाइज करते हैं उतने तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। कितने यहां पर ओवरलैप किए हैं टू हाइब्रिडाइज, कितने इंटरमिक्स किए हैं? तीन इंटरमिक्स किए हैं, तो ऑब्वियसली 3 ही बनेंगे। तो 3 कैसे बनेंगे बेटा? 360 डिवाइडेड बाय 3 120, 360 डिवाइडेड बाय 3 120, यानी इनके बीच में एंगल 120 का होगा, तभी ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। इसलिए हमारे पास एक तो ये आ गया बोरोन के आसपास, ये बड़ी लोब छोटी लोब, उसी तरह से ये आ गया बोरोन के आसपास, ये बड़ी लोब ये छोटी लोब, उसी तरह से ये आ गया बोरोन के आसपास। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। आप अगर इसकी शेप देखेंगे तो पाएंगे शेप जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर है। कैसी है? ट्रायगोनल प्लेनर। और इसलिए इसको ट्रायगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है। ट्रायगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है। So this is called as trigonal planar hybridization. ठीक, अब इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, जैसे ये था और ये था ट्रायगोनल प्लेनर, उसमें क्लोरीन ने ओवरलैप किया, तो ये क्लोरीन 3 लग रहे हैं ना भाई, तो एक क्लोरीन ने यहां ओवरलैप किया होगा, दूसरे क्लोरीन ने यहां ओवरलैप किया होगा, तीसरे क्लोरीन ने यहां ओवरलैप किया होगा, लाइक दिस। ठीक है, बाकी क्लोरीन के लोन पेयर्स ठीक है, जिसकी की वजह से हमारे पास जो शेप बनी होगी वो ऐसी होगी, बोरोन के आसपास ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होगा। और ये जो शेप हमारे पास दिख रही है ये इस तरह से बनी है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो बीच वाला एटम, ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो यहाँ पे ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप हुआ करती है बच्चों। और ये जो ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है बच्चे, ये हमारे पास 120 डिग्री बॉन्ड एंगल देती है। इस तरह के और एग्जाम्पल्स भी हमारे पास हो सकते हैं, जैसे Br3 हो गया, जैसे कार्बोनेट हो गया CO3 2 नेगेटिव हो गया, जैसे C2H4 एटसेट्रा हो गया। ये सारे एग्जाम्पल है इसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। अभी बोलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई कि नहीं आई? क्विकली बोलो। तो ये तो था sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अब उससे आगे चलते हैं बेटे, उससे आगे ये आपने नोट कर लिया होगा भाई सभी ने। उससे आगे चलिए, अब आगे हमारे पास आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बेटे एक s और 3 p ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक s और 3 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तीनों के तीनों होंगे। दैट इज p z भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, जैसे यहां पे एग्जांपल ले लिया जाता है, मान लो मीथेन का। ठीक, फॉर एग्जांपल वी टुक मीथेन। मीथेन में कार्बन जो है उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p2। ठीक, 1s2 2s2 2p2। ठीक है जी, यानी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन s में है
और इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर p में है। अब होगा क्या, होगा ऐसा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल जंप इनटू द हायर सबशेल। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल जंप इनटू द हायर सबशेल इन एक्साइटेड स्टेट। तो कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा, ठीक, वो हमारे पास यहां एक इलेक्ट्रॉन और एक यहां, एक यहां, एक यहां रहता है, ठीक। एक्साइट होने के बाद अब यहां S और P आपस में इंटरमिक्स हो गए, हाइब्रिडाइज हो गए। हाइब्रिडाइज होते ही हमारे पास ये अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए, क्योंकि एक S और तीन P ने हाइब्रिडाइज किया है, ये ओवरलैप किया है, इंटरमिक्सिंग की है। अब ये S नहीं रहेगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा। इसीलिए तो अब इसके साथ हाइड्रोजन अगर एक बॉन्ड बनाएगा, यहां दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहां तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहां चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सारे बॉन्ड sp3 और S में होंगे तो सारे सेम होंगे। अगर ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ होता तो बेटा ये S और S का ओवरलैप होता और ये S और P का ओवरलैप होता, स्ट्रेंथ अलग अलग होती। जबकि हम जानते हैं मीथेन के चारों बॉन्ड क्या होंगे, सेम। वो तभी पॉसिबल है अगर ये आपस में हाइब्रिडाइज कर जाएं और क्या बना दें, sp3 बना दें, ठीक। sp3 बना देंगे तो क्या होगा, S और P आपस में ज्वाइन करके अब ये sp3 रह गया, अब ये S नहीं है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक। जैसे कि अब इस केस में क्या हुआ कि ये हमारा S था, ये हमारे पास एक P था भाई, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा P हमारे पास ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक। इसी तरह से तीसरा P भी ओवरलैप कर रहा होगा। ये 3 तरह के P थे और ये आपस में ज्वाइन किए, ज्वाइन करके कुछ ऐसा बन गया, मान लो ये S है, ये एक्सिस बनाई है मैंने भाई, एक्सिस अलग ही कलर की बना देता हूं दोस्त, ठीक। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास S ऑर्बिटल है बच्चों, ये P है, ये भी P था और ऐसे यहां वाला भी एक P रहा होगा। तो ऐसे करके ये हाइब्रिडाइज हुए, इंटरमिक्स हुए और इंटरमिक्स होने के बाद इन्होंने 4 ऑर्बिटल्स बनाए। वो 4 ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे आने के चक्कर में टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल। सी, एक यहां पर, इसी तरह से एक यहां पर, एक ये आगे तुम्हारी तरफ, एक ये पीछे बोर्ड के पिछली साइड, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास आएगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आएगा, ठीक है जी। और ऑब्वियसली यहां पे एक हाइड्रोजन ने ओवरलैप यहां किया, एक हाइड्रोजन ने ओवरलैप यहां किया, एक ने यहां किया और एक ने यहां किया। ये सारे हाइड्रोजन्स हैं, ठीक। और इनके इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप में आ गया, ठीक। इस वजह से मीथेन की जो शेप रहती है, मीथेन की शेप इसी तरह से आपको समझाई थी मैंने कि दिस विल बी लाइक दिस, ये H, ये H, ये H, ये H, ठीक। इट इज अ 3 डायमेंशनल फॉर्म और यहां पर हमारे पास इस तरह की शेप कुछ आई। So this sort of a shape is called as tetrahedral shape. This is called as
टेट्राहेड्रल शेप। तो ये टेट्राहेड्रल आ गया। टेट्राहेड्रल, इससे पहले जो दो थी वो प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन थी, उसमें एक प्लेन में थी बेटा। अब यहां पर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा, कहीं मर्जी लगा लो, सभी जगह पे बॉन्ड एंगल विल बी 109.28 मिनट्स, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 109.5 डिग्री लिख दिया करते हैं। तो ये बेटे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। और इसके और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, है ना, कई सारे। वो तो हाइब्रिडाइजेशन को तो एक के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे CCl4, SiCl4, ठीक है जी। इसी तरह से GeCl4, ठीक, इसी तरह से H2SO4 या सल्फेट में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन एंड सो एंड फोर्थ एटसेट्रा। तो ये हमारे पास था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? क्विकली यस और नो बोलो। बेटा टेट्राहेड्रल का मतलब होता है एक तुम्हारी तरफ एक पिछली तरफ और दो प्लेन ऑफ पेपर पे। पहली बार थोड़ी करवा रहा हूं टेट्राहेड्रल शेप, फर्स्ट टाइम बताई है क्या? ठीक, वेस्पर थ्योरी में भी तो बताया मैंने टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है। सो टेट्राहेड्रल इज लाइक दिस, ठीक, यानी थ्री डायमेंशनल है। ये प्लेन ऑफ पेपर पे, ये बिहाइंड द प्लेन और ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये जो डिफरेंट लाइंस हैं ये भी पिछली बार बताई थी मैंने। जो मोटी लाइन होती है इसका मतलब होता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आगे की तरफ को। और जो डैश होती है, डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, पिछली साइड को। ठीक, वेज एंड डैश, ये पिछली बार बताया मैंने। आंखें कान खुली रखा करें, ठीक, ये थोड़ी कि आगे चले गए तो पिछले वाला भूल जाएंगे अपन। ठीक, तो क्लियर हो गया ये सारा का सारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई? ओके, चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो मैं मिटा देता हूं इसको। तो sp3 क्लियर। Now, after sp3, अब हम स्पेशल तरह से चलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, बेटे sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें एक s, 1s, 3p and 1d orbital participates, ठीक है जी। अब 1s, 3p, 1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स। पर ये चलो s का तो पता है कि s तो एक ही रहना, p भी तीनों के तीनों, कोई प्रॉब्लम नहीं। d कौन सा पार्टिसिपेट करे? अब इस पे ना बहुत बड़ी बहसबाजी रहती है। तो बेटा जो मैं बता रहा हूं बेटा आपको, ये आपको टुच्ची मुच्ची किताब में नहीं मिलने वाला, और टुच्चे मुच्चे टीचरों के लेक्चर में वैसे ही नहीं मिलने वाला। ठीक, ये कोई बिरला ही तुम्हें बताएगा। ठीक, ये दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ना दो तरह की शेप होती है sp3d। ठीक है, अब बेटा ये दो तरह की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है। एक होती है जिसमें ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप बनती है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप बनती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप बनती है। अगर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप बने
तो बेटा ऐसे केस में होता क्या है कि एक एस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर ये पार्टिसिपेट करता है। कौन सा? एस पी एक्स पी वाई पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। इसमें डी ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? डी जेड स्क्वायर। क्लियर? और वहीं पर बेटा ये किसमें आता है? स्क्वायर पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर पिरामिडल शेप। ठीक, स्क्वायर पिरामिडल शेप जो होती है उसमें बेटे हमारे पास S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर ऑर्बिटल डी का पार्टिसिपेट करता है। डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर डी का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। समझ में आई? ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की कथा होती है। ठीक, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री इसको बोला जाता है बेटे। ठीक है, कई लोग ये बोल देते हैं कि इसमें अंदर का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 की जगह इसको DsP3 भी बोल देते कई लोग। ठीक, तो ये दो तरह के होते हैं। ये जो है इसका एग्जाम्पल अपन आपको प्लस 2 में बता सकते हैं, अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। जो अंदर के डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटे, जो जहां पे अंदर का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है वो आपको प्लस 2 में बता पाऊंगा। ठीक, अभी तो नहीं बता पाऊंगा। ठीक, तो चलिए इसके बारे में जरूर बताऊंगा मैं आपको। अगर मैं इसकी बात करूं ट्रायगोनल बाई पिरामिडल की, तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में मैं एग्जांपल ले लेता हूं से PCl5 का। PCl5 में फास्फोरस जो है, फास्फोरस इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की 3s2 3p3, सीधे वैलेंस शेल बना दिया 3s2 3p3, ये वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाती है। और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में बेटे हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां आए और आगे 3d पूरी तरह से खाली होता है। ये 3s 3p 3d। अब एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस का ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा। तो जब फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में जाएगी बच्चे, तो हमारे पास बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन कि 3s पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑब्वियसली ये सारे ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। These orbitals get hybridized। एक s का 3p के 1d का, इसलिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। This sort of hybridization is called as sp3d हाइब्रिडाइजेशन। फटाफट से बोलो sp3d हाइब्रिडाइजेशन समझ में आती कि नहीं आती? क्विकली बोलो। हाँ जी, हाँ जी बोलो जनाब। सर ये जब हम इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर, तो फिर ये 3d और 3s का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सिमिलर ही आएगा? सिमिलर, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा, पर ये थर्ड शेल से थर्ड शेल में जा रहा है ना, थर्ड से फोर्थ में तो नहीं जा रहा। तो एनर्जी डिफरेंस इज नॉट वेरी मच। एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई नहीं है बेटा। इस समझ में आई? एनर्जी डिफरेंस इज नॉट वेरी वेरी हाई। डेफिनेटली थोड़ा सा तो है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं है यहाँ। बोलो क्लियर हो जाता है कि नहीं होता बेटा? यस सर, बट मतलब कि जैसे अगर 3d से 4s जा रहा है, मतलब ऑर्बिटल चेंज करा, फिर ज्यादा डिफरेंस आएगा। अच्छा ठीक है, ओके। sp3
डीहाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होती है वो कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो फास्फोरस के आसपास आपने यूं ट्राइगन बनाया, ठीक, और ये ऊपर ये नीचे, ठीक है बच्चे, ये ट्राइगन बनाया हमने, और ऊपर नीचे इसके क्या हो गए, पिरामिड्स, ठीक है जी। तो ये सीएल यहां लगा दो, 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 ठीक है दोस्तों। उससे क्या होगा, आपके दो तरह के क्लोरीन आएंगे, ठीक। ये जो होंगे, जो ट्राइगोनल प्लेनर है, ये बेटे हमारे पास क्या कहलाएंगे, इक्विटोरियल। इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, और यहां बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। समझ में आती है बात कि नहीं आती है? हाँ जी, क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसमें अगर लोन पेयर आ जाते हैं तो लोन पेयर को लोकेट कैसे किया जाता है, वो मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, लोन पेयर को कैसे लोकेट किया जाता है, ठीक। लेकिन इसमें एक फर्दर रूल लगता है जिसको बेंट्स रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंट्स रूल। अब एक्चुअली देखा जाए ना बेटे, तो इनमें सभी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती, ठीक है। आपको पता है एक्सियल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। हमने ये पढ़ रखा है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं वो बड़े होते हैं, एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो छोटे होते हैं भाई, ठीक है। यानी बेसिकली क्या है हमारे पास, इसको कई बार कुछ लोग बोल देते हैं अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल देते हैं, अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। यानी इसको हम क्या बोल देते हैं, अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन। ये ध्यान देना, अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन। अब अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन, ये डिस्कशन कुछ इस तरह की है कि हमारे पास ये जो sp3d जो है, ये सारे कंबाइन नहीं किए। इसमें एक sp2, ये ट्राइगोनल वाला हो गया, ठीक, और प्लस एक pd, ठीक। ये दो आपस में ज्वाइन करते हैं, तो ऑल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन आर नॉट इक्वल, ठीक। और अनइक्वल कंसेप्ट की वजह से हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी यहां पे पूरी तरह फेल हो जाती है। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी यहां पे फेल हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जो आपका ये वाला इक्विटोरियल सेट है वो sp2 हाइब्रिडाइज का इक्विटोरियल सेट है, वाइल जो एक्सियल है, एक्सियल में बेटे pd करेक्टर है, pd हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, pd हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। समझ में आई बेटे बात? और ये फिर आपस में अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ठीक। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसीलिए तो इसकी शेप अलग अलग है। कैसे बेटा, जब sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 3 ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितने पे रहेंगे भाई, 120, ट्राइगोनल प्लेनर। और pd, 2 ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन अलग से की, 2 ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितने रहेंगे, 180। तो ये एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहेंगे, ठीक, और ये एक दूसरे से 120 डिग्री पे रहेंगे। तो ऑब्वियसली ये लीनियर बनाएगा, और ऑब्वियसली ये ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा, ठीक है जी। और अब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो ऐसे होगा, ये इसका आ गया, और लीनियर वाला जो है वो ऐसे आ गए। लो शेप वही बन गई, बट अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन है। और इसी वजह से
क्योंकि यहाँ पे देखो एस करेक्टर है ज्यादा, ठीक, एस करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ छोटी, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटी और ये बॉन्ड लेंथ बड़ी, रिपल्शन क्यों एक्सप्लेन करनी है? हालांकि हमने पीछे रिपल्शन से भी एक्सप्लेन किया था ना, और कभी पेपर में आया तो लिखना भी रिपल्शन से। ये तो हाई लेवल की चीज बता दी तुम्हारे को, जो +1 तक कोई बताता नहीं तुम्हें, +2 तक भी नहीं बताता कोई इसको, बट मैंने तुम्हें बता दिया कि ये बॉन्ड लेंथ सेम हो ही क्यों नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए थी, तो पर ये बॉन्ड लेंथ सेम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अनइक्वल है। ऑब्वियसली आपका यहाँ एस करेक्टर ज्यादा होगा, एस करेक्टर ज्यादा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा होता है, तो इसके हाइब्रिड, ये जो इक्विटोरियल है इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटे हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। और ये आपके पास लीनियर जो है बट इसमें एस करेक्टर नहीं है, एस नहीं है, तो ऑब्वियसली लंबे होंगे बॉन्ड्स, दिस विल बी लॉन्गर बॉन्ड्स, ठीक, क्योंकि ये लॉन्गर बॉन्ड्स है, क्योंकि एस करेक्टर नहीं है भाई, पी और डी है, इसलिए ये लंबे बॉन्ड्स होते हैं। बोलो समझ में आया? नील एस करेक्टर की वजह से बॉन्ड लंबे होते हैं, क्लियर? और इसीलिए अगर लोन पे जाएंगे ना बेटा, तो बेटा जनरली एक रूल कहते हैं, आगे जाके पढ़ाऊंगा तुम्हें बॉन्ड पैरामीटर्स में, जिसको बेंट्स रूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेंट्स रूल। बेटे बेंट्स रूल ये हमें बताता होता है कि अगर लोन पे है तो वो कहां लगेगा, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारा बताते हैं हमें, ठीक। वो आगे मैं क्लियर करूंगा बॉन्ड एंगल को लेकर के, बेंट्स रूल को दोबारा बता दूंगा बच्चे, ठीक। तो बेसिकली हम ये जरूर कह सकते हैं यहां पर कि बेंट्स रूल के अकॉर्डिंगली लोन पेयर वहां एक्वायर करते हैं जहां एस करेक्टर ज्यादा होता है। तो एस करेक्टर ज्यादा कहां होता है? इक्विटोरियल पे, इसलिए एक लोन पेयर आया वो भी इक्विटोरियल पे, 2 लोन पेयर आए वो भी इक्विटोरियल पे, 3 लोन पेयर आए वो भी इक्विटोरियल पे, एक्सियल पे लगता ही नहीं है। इसीलिए ये बेंट्स रूल से एक्सप्लेन होता है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स हैविंग मोर एस करेक्टर, ये बेंट्स रूल कहता है। मैं करवाऊंगा बेंट्स रूल को, ठीक। फिलहाल आप दिमाग में थोड़ा सा डाल लो कि बेंट्स रूल कहता है लोन पेयर ऑक्यूपाइज the orbitals having more s character, lone pair occupies the orbital having more s character, जिसका s character ज्यादा होता है बेटा, लोन पेयर वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक। लोन पेयर वहां ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक। इसलिए इन दो से मिलकर के ये बनता है। अब अनीश जी बोले थे मेरा नेटवर्क चला गया था, तो भैया मैंने सिंपल सी बात ये बताई है, ये अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें एक sp2 और एक pd, ये दो अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में इकट्ठे रहते हैं। तो यहां पर ये वाला पार्ट जो है ट्रायंगल प्लेनर पार्ट, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड पार्ट है, और ये जो लीनियर पार्ट है वो pd हाइब्रिडाइज्ड है। और ऑब्वियसली एस करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ छोटी, इसलिए इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती हैं। और लोन पेयर मस्ट ऑक्यूपाई द यू कैन से ऑर्बिटल्स हैविंग मोर एस करेक्टर अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल। इसलिए अगर एक लोन पेयर आया तो यहां 2 आए तो भी यहां, 3 आए तो भी यहां, इसीलिए एक लोन पेयर का क्या शेप बन जाया करती है? सीसॉ, ठीक। जैसे एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, ये तो चलो PCl5 का एग्जांपल हो गया, PCl5 का एग्जांपल हमने पढ़ लिया, ठीक। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल पढ़ सकते हैं, PCl2F2, PCl3F2 एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। PF3, PF5 रादर सॉरी, ASF5, ठीक। पर इसके साथ साथ ऐसे भी तो है जिसमें लोन पेयर है, ठीक। तो ऐसे केस में SF4 हो गया। अब SF4 में लोन पेयर आने हैं, तो अब तुम कितनी आसानी से बता सकते हो। हालांकि पेपर में नहीं बताना है, पेपर में बेंट्स रूल का नाम नहीं लेना है, क्योंकि ये टीचर लोग बताते नहीं, पता नहीं होता टीचर लोग को, है ना। तो बेंट्स रूल जो है, जो मतलब लट्टू टीचर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अच्छे टीचर को तो सब ही मालूम है, जो मेहनत करने वाले टीचर है वो सब बताते हैं, ठीक। तो अगर एक लोन पेयर हुआ तो कहां लगाएंगे अपन? ऑब्वियसली यहां पर इक्विटोरियल पर, तो सीसॉ बन जाएगा। इसी तरह से अगर 2 लोन पेयर हुए तो कहां लगाएंगे अपन?
दिस इज ClF3। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होती है, दो लोन पेयर होंगे तो हम कहां लगाएंगे? मैंने बोला जहां एस करेक्टर ज्यादा हो। एस करेक्टर ज्यादा कहां होगा? इस ट्रायंगल में, इसलिए वो यहां और यहां रहेगा भाई। तो शेप कैसी रहती है? टी शेप। शेप कैसी रहती है? टी शेप। ये सीसॉ और ये टी शेप, ठीक। और इसीलिए अगर I3 नेगेटिव हो गया, I3 नेगेटिव, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आती है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आती है बेटे। तो sp3d जब आती है उसमें I, यहां पे भी I, यहां पे भी I, यहां नेगेटिव, क्योंकि लोन पेयर शुड ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन according to Bend's rule. Lone pair should occupy the orbitals having more S character, and this is an unequal hybridization. So S character is more at trigonal planar side. इसलिए lone pair must occupy trigonal planar, so giving us linear shape. मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया Bend's rule के अकॉर्डिंगली कि दिस इज अकॉर्डिंग टू Bend's rule। लेकिन आपने स्कूल में Bend's rule नहीं, वो जो पहले रिपल्शन वाला केस बताया था ना, उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करना है, उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करना, Bend's rule के हिसाब से। अरे बोलो समझ में आया? ओके। तो बेटे ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और ये जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये sp3, ये dsp3, ये बेटे अगले साल आपको +2 में करवा पाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा इसको, ठीक है? क्लियर? हाँ, वो स्क्वायर प्लेनर है, वो अभी करने की हमें जरूरत नहीं होती, वो आगे जरूर तुम्हें बता दूंगा मैं। एनी डाउट्स अबाउट दिस? कोई मुश्किल हो तो वो जरूर पूछ सकते हैं अभी, इसमें जो करवाया उसमें कोई दिक्कत हो जरूर पूछ सकते हैं। है कोई प्रॉब्लम? नहीं तो यस लिखो, आगे चलें। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चा, एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो, तुम्हें समझ नहीं आई मेरे को पता कैसे चलेगा? सिर्फ यस और नो से। नहीं करोगे मैं कुछ कर नहीं सकता। यस और नो करोगे तो मैं 1000 बार बताऊंगा, देखो बेटे ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, समझा दूंगा मैं, ठीक? और अगर आ जाता है तो पूरी तरह सभी बच्चे फटाफट लिखा करें यस और नो, ठीक है? और अदरवाइज नहीं आता तो मुझे बता दिया करें, सर नहीं आया। सर जी बेटे। सर पावर कट हो गया था तो स्क्वायर पिरामिडल एक बार समझा दो। कौन से वाला बेटे? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ये वाला बेटा, स्क्वायर बाय पिरामिडल हुआ बेटा, पिरामिडल तो है नहीं। स्क्वायर ये वाला स्क्वायर पिरामिडल, ओके। स्क्वायर पिरामिडल बेटा अभी मैंने करवाया ही नहीं है, ठीक? ये +2 में करवाऊंगा, जिसमें डी ऑर्बिटल अंदर के पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेटे +1 में कर ही नहीं सकते, तो ये +2 में जाके होगा, और उसमें भी हमारे को बहुत कुछ बताना होता है, जॉन टेलर इफेक्ट के बाद जाकर के क्लियर होगा। तो ये एक चैप्टर है +2 में बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पे क्लियर हो पाएगा, ठीक है बिटिया? ओके सर। हाँ, तो अभी टेंशन की लोड नहीं है इसमें। अब चलते हैं आगे, अगली हाइब्रिडाइजेशन पकड़ेंगे। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, बेटे अगली हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कौन सी थी? अगली थी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली दिख रहा है तुम्हें यहां पर कि यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है? एक S 3p और 2d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक S
3p 2d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये 2d ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे को समझने के लिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2d ऑर्बिटल्स कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है जी। तो हम कैसे लिखेंगे भाई, देखो जी, s तो एज इट इज प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dx स्क्वायर टू y स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर ऑफ सेम शेल के डी ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? ये ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट किया करते हैं sp3d2 में। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें समझ में आ सके। एग्जाम्पल ले लिया, मान लो sf6। अब sf6 में सल्फर जो होगा उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, ये सल्फर की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। ठीक है, तो बेटे इसमें देखिए ये s के 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, और ये p के हमारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, और आगे 3d पूरी तरह से खाली है। ये 3d खाली। अब एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ठीक, तो जब सल्फर एक्साइटेड बनेगा तो 3 हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में ऐसे करके 3 इलेक्ट्रॉन, और d में 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं। ठीक है जी, एक यहां, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनमें आपस में हाइब्रिडाइजेशन हुई बेटा, s 3p और 2d। अब ये बन गया sp3d2। क्या बन गया? sp3d2। तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटे। क्लियर? और इसमें हमारे जो ऑर्बिटल्स होंगे sp3d2 में, ऑर्बिटल्स वो ऑक्टाहेड्रल शेप ऑक्यूपाई करेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे वही हो सकता था। तो सल्फर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहां, तो दूसरा यहां, एक यहां, दूसरा यहां। ठीक, सिमिलरली एक यहां और एक यहां। ठीक, अब ये हमारे पास हो गया स्क्वायर, और ऊपर नीचे हो गया पिरामिड। ठीक, यानी इसको हमने यूं बना दिया, इसको यूं बना दिया, तो इसको बोलेंगे ऑक्टाइडल शेप। क्या बोलेंगे? ऑक्टाइडल। इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी इसी का नाम होता है। ठीक है बच्चों, ये ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन हो गई। एनी डाउट्स? sp3d2। ठीक है जी, तो यहां पे बेटे हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है आपका TeCl6। यहां पे फर्दर एग्जाम्पल्स की बात करो, TeCl6 हो गया एग्जाम्पल टेलुरियम का। SF6 तो बता ही दिया तुम्हारे को मैंने। यहाँ पे XeO62 नेगेटिव, ऐसे वाला एग्जाम्पल भी हम पा लेते हैं। 4 नेगेटिव रादर, ऐसे वाला एग्जाम्पल भी हमारे पास होता है। ठीक, इसी तरह से XeO2F4, ये एग्जाम्पल भी इसमें है। ठीक है, बट साथ ही साथ में जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, क्योंकि मेरे को प्रॉपर दिखा रहा है, तुम्हारे को दिखा रहा होगा पूरा। ठीक, मेरा यहाँ बिल्कुल प्रॉपर है।
अब रही बात, हमारे पास TeCl6 Xe ये तो है ही है, बट अगर लोन पेयर वाले भी होते हैं तो अगर एक लोन पेयर हुआ जैसे Xe, ठीक एग्जांपल ले लेंगे XeF51 नेगेटिव, XeF51 नेगेटिव ऐसा एग्जांपल होता है, ठीक। तो ये अपने पास एक लोन पेयर होगा और लोन पेयर विल ऑक्यूपाई हियर दिस पोजीशन एंड F इस तरह से लगा देंगे, F F F F ऑब्वियसली 1 नेगेटिव, ठीक। ये एग्जांपल इसका रह जाएगा बेटा। एक और एग्जांपल है हमारे पास यहां पर, ठीक। इसी तरह से और भी हमारे पास हो सकते हैं बेटे। IF5 is one of the example with lone pair, same having square pyramidal shape, ठीक, because of lone pairs। ऐसे दो लोन पेयर हो सकते हैं भाई, ऐसे we can have two lone pairs, XeF4, the hybridization is same but there are two lone pairs, ठीक। और दो लोन पेयर कहां ऑक्यूपाई कर लेंगे, ये लो, ठीक। तो F यहां पर, F यहां पर, F यहां पर, F यहां पर, तो हमारा स्क्वायर प्लेनर बन गया, तो स्क्वायर प्लेनर क्लियर हो जाता है भाई, ठीक। तो इस तरह की sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, दिस इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो अगर उसमें sp3d2 में कोई लोन पेयर ना हो तो वो कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन तो ऑक्टाहेड्रल है, एक लोन पेयर हुआ स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पेयर हुए स्क्वायर प्लेनर। ये वैसे ही रहना है जैसे हमने वेस्पर्ड थ्योरी पढ़ी थी, उसी तरह से शेप चेंज होनी है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, अगली तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे बेटे। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। अब अपन बात करेंगे sp3d3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन जो है अगेन एक अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है, दिस इज आल्सो एन अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। इसमें हमारे पास एक s px प्लस py प्लस pz ये तो है ही। अब इसमें d ऑर्बिटल्स कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक बेटा। इसके लिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कि कौन से d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। कई लोग इसमें कुछ बताते हैं, कई लोग इसमें कुछ बताते हैं, ठीक। मतलब ये जो sp3d3 है इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल d वाले पार्टिसिपेट किए, ठीक। देखो बच्चे, वैसे मेरे हिसाब से मैं बेस्ट ऑफ द नॉलेज तुम्हें दूंगा, ठीक। जो आप किसी भी किताब से, अच्छी किताब से लाइक जेगिली एटसेट्रा कंफर्म कर सकोगे, ठीक। लोग यहां बता देते हैं कि यहाँ पे dxy, dyz और dxz पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बेसिकली कौन कौन से होते हैं मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं। इसमें हमारे पास एक तो पार्टिसिपेट करेगा dx² टू y² प्लस dz², ठीक। और साथ में हमारे पास dxy प्लस dz², ये ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। लोग ये ऊपर वाले करवा देते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करेगा x² टू y², dxy और dz², ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बेटा sp3d में। एक्चुअली मैंने बोला ये भी अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन है। ये भी कैसी है,
अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक्चुअली इसमें दो पार्ट होंगे, एक तो sp3d2 और दूसरा pd डाल देना, एक sp2d2 और एक pd, इन दोनों से मिलके ये बनता है बेसिकली, ठीक है, इन दोनों से मिलके ये बनता है, ठीक। ये हमारे पास pz होता है तो z वाले के साथ पार्टिसिपेट करता है, और इसमें बाकी x y एक्सिस वाले होते हैं तो x y वाले पार्टिसिपेट करते हैं। इसको मैं लॉजिकली प्रूव कर रहा हूं, लोग इलॉजिकली ये बताते रहेंगे, लॉजिकली प्रूव कर रहा हूं कि लॉजिकली मतलब क्या है कि देखो यहां पे s की तो कोई डायरेक्शन नहीं, कोई बात नहीं, यहां पे px और py ये दो यहां पार्टिसिपेट किए, तो बेटा d भी तो उसी एक्सिस में होने चाहिए, तो ज्यादा अच्छा ओवरलैप होगा, ज्यादा अच्छे से इंटरमिक्स करेंगे, तो dx स्क्वायर y स्क्वायर और dxy वो यहां वाले आ गए। और ये जो है ये एक्चुअली pz है, क्या है pz, तो d भी कौन से वाला होगा, z वाला, इसलिए dz स्क्वायर, इन दोनों से मिलकर के ये हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो ऐसी हो जाया करती है। आर यू क्लियर अबाउट दिस नाउ? बेटे समझ में आ गया? तो इसमें कोई एग्जांपल ले तो हमने ले लिया IF7, पहला एग्जांपल ले लिया IF7, ठीक है। अब जब आप IF7 की बात करते हो तो IF7 में क्या हुआ, क्या करता है, किस तरह से होता है IF7 में, ठीक। IF7 में आयोडीन की पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, दैट इज, मैं पूरा अगर आपको बताऊं, फ्लोरीन 2s2 2p5, क्लोरीन 3s2 3p5, ब्रोमीन 4s2 4p5, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या आएगा 5s2 5p5, ठीक। ये हमारे पास आ गई इसकी ग्राउंड स्टेट, आयोडीन की ग्राउंड स्टेट, यानी यहां पे ये s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में ऐसे करके 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और आगे d पूरा का पूरा खाली, ठीक है। तो यहां से जंप किया यहां पर, यहां से जंप किया यहां पर, यहां से जंप किया यहां पर, तो हमारे पास ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली ये पार्टिसिपेट किए होंगे लाइक दिस, हमने तो ऐसे बना दिया, पर मैंने बोला ये भी अनइक्वल है, तभी इनकी बॉन्ड लेंथ्स भी अनइक्वल होती हैं, बॉन्ड एंगल भी अनइक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो वो इसी बेसिस पे है हमारे पास, ठीक। अब इसकी जो शेप बन जाएगी वो बन जाएगी आई के आसपास, ये तो हो गया भैया पेंटागन, ठीक, वो इसका बना, और फिर ये हो गया हमारे पास इसके ऊपर नीचे वाले बॉन्ड्स। तो इजीली क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि इसकी शेप जो होगी वो पेंटागनल बाय पिरामिडल होगी, ठीक। आई एफ 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 एफ, यहां पे भी एफ, ऊपर एफ, नीचे एफ, तो ये बन गया पेंटागन, ठीक। और ऊपर नीचे पिरामिड, यहां बॉन्ड एंगल कितने का होगा, ऑब्वियसली 72 डिग्री, और यहां बॉन्ड एंगल कितने का होगा 90 डिग्री,
तो इसको पेंटागनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटागनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये सब मैंने वो करवाई बेटा आपको जो कि इनर डी ऑर्बिटल को यूज करके चलती हैं। जो आउटर डी ऑर्बिटल की है बेटा वो नहीं मैंने आपको करवाई। ठीक, यानी कि जैसे मैंने आपको एक और करवाई थी बेटा आउटर डी, और ये आउटर डी ऑर्बिटल की करवाई, इनर की नहीं करवाई, सॉरी। आउटर डी ऑर्बिटल की मैंने पक्का करवाई है तुम्हें, इनर की मैंने नहीं करवाई। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था DsP3, वो नहीं बताई मैंने आपको। ठीक, D2sp3 वो नहीं बताई मैंने आपको, D3s नहीं बताई। ठीक, वो अगले साल पता चलेगा तुम्हें, पर मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा। मैं इसका एक एक एग्जाम्पल देके तुम्हें आगे चला देता हूं। ओनली वन एग्जाम्पल ईच दे करके आगे चलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये अभी दिमाग पे नहीं लेना है, सिर्फ समझ लेना है। ठीक, अगली हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये सब में आउटर डी ऑर्बिटल यूज हुए थे। अब मैं 2-3 हाइब्रिडाइजेशन वो ले रहा हूं जिसमें इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। इनर डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जहां तक हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं यहां पर DsP2। DsP2 इनर डी ऑर्बिटल यहां पे यूज हुआ बच्चे। ठीक, तो जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक, DsP2 में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है सबसे पहली? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में भी पूछा जा सकता है। DsP2 में dx2y2 पार्टिसिपेट करता है, अंदर का। ठीक, अंदर का, यानी आप बोल सकते हो यहां पे n-1 dx2y2 प्लस ns प्लस np के दो, एक px प्लस npy। ठीक है जी, ये पार्टिसिपेट करेंगे अंदर का। एक n-1 वाला बोल रहा हूं मैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल इसमें आ जाया करता है NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। ठीक है, या फिर यहां एग्जाम्पल आ जाता है PtCl का 4 2 नेगेटिव। ठीक है बच्चे, क्लियर? PtCl4 2 नेगेटिव नहीं 2 पॉजिटिव आएगा। क्लियर? इस तरह के आपके पास आगे आ जाएंगे बेटा जी। ठीक है जी, इस तरह के आगे आप बना सकते हैं। अभी आपको इसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, अभी इसको करने की जरूरत नहीं है। ये अगले साल आपके पास आएंगे, अंदर के डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन वाले अगले साल आपके पास आएंगे, अभी नहीं आ पाएंगे बेटा। अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा ये हुआ कैसे। ठीक, आप तो सिंपली एक एग्जांपल ये लिख लीजिए NiCN4 2 नेगेटिव या PtCl4 2 नेगेटिव। अब इसमें हमारे पास निकल जो है, ठीक, उसमें बेटे आपके पास 4 साइनाइड जुड़ते हैं और ये स्क्वायर प्लेनर जुड़ते हैं। और ये स्क्वायर प्लेनर जुड़ा करते हैं। ठीक है जी, इसको इसीलिए स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया गया है, स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। कैसे हुए ये अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। सिर्फ अभी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि तुम्हें किस तरह की दिक्कत ना रहे। कोई पूछ ले तो तुम्हें आता हो। आगे
sp3। अभी हमने बोला था इसमें कौन कौन से n-1 dx² to y², n-1 dx² to y² plus ns plus npx plus npy plus npz। ठीक, इसका एग्जाम्पल NiCN का होल 5, NiCN का होल 5 3 नेगेटिव। ये स्क्वायर पिरामिडल वाला जो मैंने आज आपको बताया था, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है जी, यानी कि निकल के आसपास यहां साइनाइड, यहां साइनाइड, यहां साइनाइड, यहां साइनाइड और यहां साइनाइड और 3 नेगेटिव। ये स्क्वायर आ गया। ठीक, और पिरामिड आ गया, ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। इसी तरह से और भी होती हैं बेटे, एक D2sp3, D2sp3। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें मैंने sp3d2 करवाई थी, अब ये D2sp3 है। ठीक, अब D2sp3 में n-1 dz², n-1 dx² to y² plus s ns np npx npy और npz, ये तीनों यहां पर जुड़ गए। D2sp3 बेटा शेप इसकी रहती ऑक्टाइडली है, इसमें फर्क नहीं पड़ा शेप में, शेप इसकी ऑक्टाइडली रहती, बट ये इनर डी ऑर्बिटल वाला है। sp3d2 आउटर ऑर्बिटल वाला, ये इनर ऑर्बिटल वाले हैं। बहुत सारे एग्जांपल में एक्चुअली तुम्हें इस पे दे सकता हूं, जैसे आयरन के आसपास से अमोनिया लग गए, वाटर लग गए, या ये हो गया। ठीक है जी, 4 नेगेटिव। ये अगले साल पढ़ पाओगे ये ऐसा क्यों होता है, अभी आपको इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाएगा। CO, ठीक, NH3 का होल 6, ठीक है जी, 3 पॉजिटिव। ये है, ये ऑक्टाइडल हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हमारे पास यहां पे आएगा आयरन, साइनाइड, 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 साइनाइड। ठीक, और सब पे 4 नेगेटिव। ठीक है, और लास्ट जो बेटा पिछली बार मैंने तुम्हें चैलेंज दिया था पूछने का, और उम्मीद है आप में से किसी ने पूछा, D3S, D3S हाइब्रिडाइजेशन, इसका कोई एग्जाम्पल बताएं। आपको लास्ट टाइम मैंने बोला था D3S का कोई एग्जाम्पल या D3S हाइब्रिडाइजेशन का कोई एक एग्जाम्पल बताएं, पूछना। पूछा था किससे? हैव यू ट्राइड? यस, अक्षर ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल जो आता है ना बेटे, वो आता है कि MnO4 में MnO4 नेगेटिव या Cr2O7 2 नेगेटिव, D3S, इसमें DXY, DYZ, DXZ और साथ में S, ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये तीनों के तीनों N-1 वाले होंगे, यानी एक नीचे वाले, और ये NS होगा।
शेप इसकी भी टेट्राहेड्रल होती है, शेप इसकी भी टेट्राहेड्रल होती है, शेप इसकी भी टेट्राहेड्रल होती है, जैसे KMnO4, ठीक, या फिर मैंने डायक्रोमेट का एग्जांपल दिया, क्रोमेट का एग्जांपल हो सकता है CrO4 नेगेटिव, ये एग्जांपल हो सकता है, ठीक। तो जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज में O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस तरह के D3S हाइब्रिडाइजेशन में देखा गया। इसका डिटेल्स मैंने इसलिए नहीं करवाया अभी बेटा, ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है, इसमें समझ में पूरी तरह नहीं आएगा, यह एग्जाम्पलिफिकेशन इसलिए करवाई है कि आपको पता चल जाए, और दूसरा कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है ये भी अभी हल्का आइडिया हो जाए, ये आगे +2 में। सॉरी बच्चों, एकदम से नेटवर्क खत्म हो गया। खैर एनी हाउ